दोस्तों, काफी लोग जब संपत्ति को जमीन को खरीदते हैं तो उनको उस संपत्ति का उस जमीन का कब्जा नहीं मिलता। उस जमीन पर कब्जा किसी अन्य बदमाश व्यक्ति का होता है और वो किसी भी हाल में उस संपत्ति पर से कब्जा नहीं छोड़ता। हमारे पास ऐसे कई कमेंट्स आते हैं, काफी लोगों की गुहार आती है कि उनकी जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है और वो कब्जा नहीं छोड़ रहा है। तो ये अवैध कब्जा करने की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा फैलती जा रही है और अवैध कब्जा छुड़ाने का जो प्रोसेस है थोड़ा टिपिकल है, समय लगता है। इसलिए अवैध कब्जा करने वालों की पो बारह हो रखी है और वो अवैध कब्जा करने में गुरेज नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से अवैध कब्जा वालों से आपको अपना अवैध कब्जा छुड़वाना है, किस प्रकार से अपनी जमीन को अपने कब्जे में लेना है। स्टेप बाय स्टेप सारी बात इस वीडियो में डिस्कस हम करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, दोस्तों हमारे इस वीडियो को आपको जब पसंद आ जाए तो लाइक एक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा और साथ में एक हाइप का नया बटन आया है, उस हाइप के बटन को जरूर पुश करिएगा। तो मान लीजिए कि आपने ऐसी कोई जमीन खरीदी है और उस पर किसी अन्य व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है। अब आप उस कब्जे को कैसे छुड़ाएंगे, कैसे उस जमीन को अपने काबू में करेंगे, किस प्रकार से उस अवैध कब्जे वाले से पीछा छुड़ाएंगे। आपके सामने असमंजस की स्थिति रहेगी। आप ये सवाल पूछेंगे कि क्या पुलिस से बात करनी चाहिए या कोई सिविल मैटर में सिविल केस करना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए। तो आपको मैं तरीका बताऊंगा कि आपको ऐसे मैटर में पुलिस के पास जाना चाहिए या सिविल कोर्ट केस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपके पास क्या रास्ता बचता है। इससे पहले हम 2-3 सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, लोग अवैध कब्जा क्यों कर लेते हैं और क्यों होने देते हैं। इसके बाद एक दूसरा सवाल हमारे जहन में आता है कि ऐसा होने पर लोग गलती क्या करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, लेकिन गलती करने की वजह से वो क्या कर जाते हैं। इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। इसके बाद जो तीसरी बात हम करेंगे वो ये करेंगे कि आपकी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो अब उसको छुड़वाना कैसे है, उसके लिए सही लीगल रास्ता क्या है, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इस तरह के अवैध कब्जे होने की कंडीशन में आप कोई जमीन खरीदते हैं तो आप ऐसा करते कैसे। ऐसा करते आप इसलिए हैं कि आप किसी भी प्रॉपर्टी के ब्रोकर से किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बात करते हैं, वो आपको सब्जी बाग दिखा देता है। सभी प्रॉपर्टी ब्रोकर ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ एक लालच में फंसकर जो नए प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो आपको उल्टा फंसा देते हैं। वो आपको ये नहीं बताते कि उस संपत्ति पर कब्जा किसका है, आप भी उसकी बातों में आकर ऐसी किसी भी संपत्ति का सौदा कर लेते हैं। आप मौके पे जाके नहीं देखते कि उस संपत्ति पर कब्जा किसका है, क्या आप जिस व्यक्ति से उस संपत्ति को खरीद रहे हैं वह उस संपत्ति पर काबिज है, इस बात का पता नहीं लगाते। तो ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं संपत्ति को खरीदने से पहले। और होता यह है कि आप उस संपत्ति को बिना देखे सिर्फ देख कर आते हैं, कब्जा किसका है ये नहीं देखते, डीप में नहीं जाते, ब्रोकर की बातों में आकर उस संपत्ति का पूरा पैसा प्रॉपर्टी बेचने वाले को थमा देते हैं। कोर्ट पे जाकर, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उसकी रजिस्ट्री भी करवा लेते हैं और उसके बाद रजिस्ट्री होने के बाद पैसा देने के बाद आपको पता चलता है कि उस संपत्ति पर कब्जा किसी और व्यक्ति का है। और ये बात आपको पता कब चलेगी, जब आप उस संपत्ति पर बाउंड्री करवाने जाएंगे या कोई निर्माण करवाने की सोचेंगे, तब आपको इस बात का पता चलेगा कि वह संपत्ति आपकी नहीं है, उस पर कोई अवैध व्यक्ति काबिज है और उसने उस संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसमें ज्यादातर कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि ठीक है, किसी का कब्जा है तो देख लेंगे, हमारी जमीन है, हमारी खरीदी हुई है, हमने रजिस्ट्री करवा ली है, हमने पैसे दिए हैं, खाली तो उसको करना ही पड़ेगा। यहीं पर आप गलती करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। काफी लोगों के मन में ये होता है कि ठीक है, पुलिस में मिलने वाले लोग हैं, किसी को भी सिफारिश करके कहूंगा तो वो हमारा कब्जा छुड़वा देगा। तो दोस्तों ये भी आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि पुलिस लीगल एक्शन लेती है, सही तरीके से काम करती है और जो उचित है वही काम करती है, वहां पर सिफारिश नहीं चलती। दूसरा, ऐसे सिविल मैटर्स में जो कब्जे के मैटर्स हैं या जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, तो सीधे सीधे पुलिस किसी भी तरह का इंटरफेयर करने से बचती है। वहां पर आपको यही सलाह मिलेगी कि आप सिविल मैटर का ये मैटर है तो आप सिविल कोर्ट केस करिए। दूसरा, मैं आपको एक सच्चाई से भी अवगत करवाना चाहूंगा और वो सच्चाई ये है कि अगर आपने किसी भी संपत्ति को खरीदा है, जिस व्यक्ति से खरीदा है उसका उस संपत्ति पर कब्जा नहीं है, आपने उस संपत्ति का पैसा चुकाकर उसकी रजिस्ट्री करवा ली है और अब आप उस संपत्ति के मालिक बन गए हैं और अब वहां आप जाकर जब देखते हैं कि उस संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, लेकिन आप उसका कब्जा बिना कानूनी कार्रवाई किए नहीं हटवा पाएंगे। पुलिस में जाएंगे तो पुलिस आपको सिविल मैटर का बोल के आपको मना कर देगी। जान पहचान है या कोई नजदीकी आपका पुलिस में लगा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा वो उस व्यक्ति को बुलाकर कह देंगे कि
कि भी तूने अवैध कब्जा किया है, इस कब्जे को हटा दे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ उसको इतना ही कह पाएंगे, इससे ज्यादा वो भी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब मामला जब सिविल कोर्ट केस का बन जाता है तो सिविल कोर्ट केस में आप किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से उस मैटर को सुलझाएंगे, या सिविल कोर्ट केस करने के लिए आप किस व्यक्ति की मदद लेंगे। तो सही कानूनी रास्ता मैं आपको बताऊंगा, सही तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपको सिविल कोर्ट में जाकर अपनी जमीन का कब्जा छुड़वाना है। आपको कोर्ट चले जाना है, वहां पर बहुत सारे वकील्स होते हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स होते हैं। आपको वहां पर इसके बारे में चर्चा करनी है, मैटर्स को बताना है, और किसी अच्छे वकील जिसकी रेपुटेशन हो, जिसका अच्छा पकड़ हो, या सिविल मैटर्स का जो जानकार हो, ऐसे किसी भी वकील से मिलना है और आपको उसके बारे में पूरी तहकीकात करनी है। उससे ही पूछना है कि उन्होंने अब तक अपने कार्यकाल में कितने सिविल कोर्ट केस को निपटाया है, यानी उनमें कितने केस में उसने मुकदमे को जीता है, कितने केस में उसका क्या रिजल्ट रहा है। इसके बारे में आपको तमाम अन्य मिलने वाले वकीलों से या उसके जानने वाले वकीलों से भी सलाह मशवरा करके एक अच्छे वकील का चयन करना। यानी कि सीधा सीधा मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपको एक बेहतरीन वकील की सलाह लेकर फिर आपको सिविल मैटर में जाना है। अगर आपने वकील का चुनाव गलत कर लिया तो आपके साल, 2 साल, 4 साल ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि एक सही वकील का चुनाव आपके केस की मजबूती को तय करता है और आपके केस के परिणाम को भी काफी हद तक तय कर देता है। तो आपको एक अच्छे वकील का चुनाव करना है और ये जान लेना है कि क्या आप जो सिविल मैटर में केस करना चाहते हैं तो वह वकील उसमें पारंगत है, उसकी विशेषज्ञता इस केस में है। ये सारी चीजें जानकर अपने विवेक से आपको जब लगता है कि ये वकील साहब ठीक हैं, तो आपको उनका चयन कर लेना है। फिर उनको आपके प्रॉपर्टी के कब्जे के मामले में उनसे पूरी डिटेल में बात करनी है। अब आप अपने वकील साहब को ये बोलेंगे कि आपको सिविल कोर्ट केस करना है और एक इंजेक्शन सूट फाइल करना है। तो ये इंजेक्शन सूट जो है सिविल कोर्ट में चलेगा, लेकिन अब ये कितने समय तक चलता है ये वकील साहब की विशेषज्ञता पे निर्भर करेगा, आपके लक पे निर्भर करेगा, और कोर्ट केसेज में आपको कितने समय से पेशी दी जाती है उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि हालातों पे डिपेंड करेगा। और कोर्ट केसेज में कितना समय लगता है पहले कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता है, लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, वकील साहब को कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। आपके केस की बारीकी से आपको पूरी रिपोर्ट्स लेनी पड़ेगी, उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी, कौन सी पेशी में क्या कार्रवाई हुई है उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, और आपके वकील साहब को समय समय पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आप जो सिविल इंजेक्शन सूट फाइल करेंगे तो उस मुकदमे को निपटने में कितना समय लगेगा ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपने जो संपत्ति खरीदी है, आपने जो प्रॉपर्टी या प्लॉट या मकान खरीदा है, उस पर वो कब्जेदारी कितने साल से काबिज है, कितने अरसे से वो उस संपत्ति पर अपना अवैध कब्जा जमाए बैठा है। इसमें आपको एक चीज और देख लेना है कि अगर उस कब्जेदारी ने जो कि अवैध कब्जा करके रखा है, अगर 12 साल से उस संपत्ति पर कब्जा करके रखा हुआ है, तो फिर दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी कोर्ट केस में, मुकदमे में चली जाएगी और आप उस कब्जे को छुड़ाने में आपको बड़े पसीने आ जाएंगे। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि ऐसे कब्जे जो कि 12 साल से अगर कोई व्यक्ति काबिज है और उसको किसी ने छेड़ा नहीं है, उसको किसी ने हटाने की कोशिश नहीं की है, तो ऐसे अवैध कब्जादारी से 12 साल के बाद उस कब्जे को छुड़ाने में काफी मशक्कत और बहुत मेहनत लगती है। तो अब ऐसी परिस्थिति से बचा कैसे जाए, किस प्रकार से हम ऐसे मुश्किल भरे पलों से बच सकते हैं, किस प्रकार से ऐसे अवैध कब्जादारों से हमारा पीछा छूट सकता है। तो दोस्तों सीधी सीधी सलाह, मेरा 24 ईयर का रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस है, हमने कई प्रॉपर्टी को सेल किया है, कई कब्जों को देखा है। तो उस आधार पे मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले किसी भी ब्रोकर का भरोसा न करें, किसी भी प्रॉपर्टी बेचने वाले का भरोसा न करें। आपको जो प्रॉपर्टी पसंद आ जाए, जिसकी रेट आपको समझ में आ जाए, तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी पर आपको ये जाकर देखना है कि उस प्रॉपर्टी पर काबिज कौन है, उस पर कब्जा किसका है। और इसका सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले, यानी कि एडवांस अमाउंट देने के बाद, आपको तुरंत प्रभाव से उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेना है। अगर मकान है तो उसको खाली करवाकर उस पर अपना लॉक लगा लेना है। अगर कोई प्लॉट है तो उसकी 4 दीवारी पर अपना गेट लगा लेना है। अगर उसकी 4 दीवारी बाउंड्री नहीं हुई हुई है, उस पर आपको बाउंड्री अपने पैसे से करवा देनी है और उस पर अपनी फाटक लगाकर अपना कब्जा प्राप्त करके उसके बाद उसको पैसे देने हैं, उसके बाद उस संपत्ति की रजिस्ट्री करवानी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पैसे भी जाएंगे और आपको परेशान होना पड़ेगा, हैरान होना पड़ेगा और बहुत ज्यादा आपका समय खराब होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ये कहेंगे कि साहब एडवांस पेमेंट देने के उपरांत वो हमें कब्जा क्यों दे देगा। तो अगर सही प्रॉपर्टी बेचने वाला है, उसकी प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई खोट नहीं है,
किसी अन्य व्यक्ति का उस पर कब्जा नहीं है, तो वो आपको किसी भी तरह का पोजेशन देने में गुरेज नहीं करेगा, न ही उसको इस पर ऐतराज होगा। इसलिए दोस्तों, किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले ये 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आपको नॉलेज में जरूर रख लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी संपत्ति को कोई एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में एक बार खरीदता है और उस पर अपने सपनों का महल बनाना चाहता है, और अगर उसके साथ इस तरह का धोखा हो जाए, उसकी सारी जमा पूंजी उस प्रॉपर्टी को खरीदने में निकल जाए, लाखों रुपए का उस पर लोन कर्ज के रूप में उतर के आ जाए और उसको उस संपत्ति का कब्जा न मिले, तो ऐसे व्यक्ति पर क्या गुजरेगी। तो एक छोटी सी समझदारी आपके जीवन भर की कमाई को बचा सकती है, और एक छोटी सी गलती आपकी जीवन भर की कमाई को डुबो सकती है। मैंने अपने रियल एस्टेट के 24 ईयर्स में ऐसे कई लोगों को देखा है जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उनकी जिंदगी ऐसे ही कर्जों में निकल गई, लेकिन उनकी संपत्ति पर अन्य किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा था, और उस संपत्ति का ना तो वो उपभोग कर पाए, ना उपयोग कर पाए, ना उसको बेच पाए, और न उस पर वो मकान बना पाए। और जो अवैध कब्जादारी था वो मौज ले रहा था, वो अच्छे तरीके से उस संपत्ति को उपयोग कर रहा था और उस पर मजे कर रहा। अब आप कोई ऐसी संपत्ति खरीदने का सोच रहे हैं तो कब्जे का मैटर आपको पहले सॉल्व कर लेना है। उसके बाद उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को भी आपको बहुत बारीकी से अच्छे तरीके से किसी अच्छे जानकार प्रॉपर्टी के डीलर को या ऐसे किसी अच्छे वकील साहब को जरूर चेक करवा देना चाहिए। इसके लिए अगर आप कृषि भूमि ले रहे हैं तो उसकी जमाबंदी लीजिए, खतौनी लीजिए, या उस संपत्ति से संबंधित जो रिकॉर्ड्स बेचने वाले के पास उपलब्ध है उस रिकॉर्ड्स को लीजिए, और उस रिकॉर्ड्स को जहां से भी वो संपत्ति है, पटवारी है या तहसीलदार महोदय का ऑफिस है, तो वहां जाकर उस संपत्ति को टैली कीजिए, उसके बारे में डिटेल्स निकलवाइए कि वो संपत्ति इस व्यक्ति के पास कब आई, यानी इसने अगर खरीदी थी तो उसने कब खरीदी थी तो किस व्यक्ति से खरीदी थी, उस व्यक्ति के पास वो संपत्ति कहाँ से आई थी। यानी कि आपको 10, 20, 25, 30 साल पुराना उस संपत्ति से संबंधित पूरा रिकॉर्ड चेक करवा लेना चाहिए। और ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, किसी भी अच्छे वकील साहब के पास चले जाइए, नॉमिनल फीस में वो आपका काम कर देंगे। हजारों वकील आपको कोर्ट में मिल जाएंगे, और आप किसी अच्छे वकील को हायर करिए और उनको वो डॉक्यूमेंट्स ले जाकर चेक करवाइए। एक से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो किसी दूसरे को क्रॉस चेक टैली करवा लीजिए, चेक करवा लीजिए, या किसी अच्छे प्रॉपर्टी ब्रोकर से भी आप ये काम करवा सकते हैं। तो ये सारा काम करवाने के बाद आप उस प्रॉपर्टी से संबंधित पूरा रिकॉर्ड निकलवाने के बाद जब आपको तसल्ली हो जाए, आपको इस बात की तस्दीक हो जाए कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं उसका 20 से 30 साल पुराना रिकॉर्ड बेदाग है, उस पर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है, और उस संपत्ति पर उसी व्यक्ति का कब्जा है जिस व्यक्ति से आप उस संपत्ति को खरीद रहे हैं। यहाँ पर आपको यह भी पता चल जाएगा कि उस जमीन से संबंधित जो भी आप खरीद रहे हैं उस पर किसी कोर्ट में पहले कोई केस तो नहीं चल रहा है, किसी तरह का कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। ये सारी जांच आप उन वकील साहब के मार्फत करवा सकते हैं। इससे आपकी तसल्ली हो जाएगी कि जो जमीन आप खरीद रहे हैं वह आप खरीद सकते हैं और आपके खरीदने के लिए वह उपयुक्त। एक समस्या आपके सामने और तब आती है जब किसी भी संपत्ति को खरीदने के लिए जब आप निकलते हैं तो आपको जब ब्रोकर से बात करनी होती है और ब्रोकर आपको उस संपत्ति से संबंधित डॉक्यूमेंट्स ला कर देता है, तो डॉक्यूमेंट्स किसी अन्य व्यक्ति के नाम से होते हैं, लेकिन ब्रोकर आपको बताता है कि प्रॉपर्टी बेचने वाले का ये नाम है। तो इस बात की आपको जांच कर लेनी चाहिए, पेपर्स को देख लेना चाहिए, बेचने वाले की आईडीज को देख लेना चाहिए, और आपको मिलान कर लेना चाहिए कि संपत्ति जो बेच रहा है उसके नाम से वो संपत्ति है या नहीं है, और एजेंट जो संपत्ति बेचने वाले का नाम बता रहा है तो क्या वही नाम बता रहा है या वो अलग बता रहा है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि खेत या कृषि भूमि में प्रॉपर्टी के जो मालिक होते हैं या ओनर होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उस संपत्ति के जो फिर वारिस होते हैं उनमें से एक वारिस उस संपत्ति को बेचना चाहता है, बाकी के वारिस उस संपत्ति को नहीं बेचना चाहते। तो आपको इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि संपत्ति का मालिक कौन है, संपत्ति किसके नाम से है, और अगर संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो गई है तो अब उसके वारिस कौन है, और उनमें से कौन से वारिस एकमत हैं या नहीं है, और कौन वारिस आपको संपत्ति बेच रहा है। और अगर इस तरह की स्थिति आपके सामने आती है तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि जितने भी वारिस हैं उनकी लिखित सबकी सहमति है या नहीं है, सभी उस संपत्ति को बेचने के इच्छुक हैं या नहीं है, या उनमें आपस में बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आपने एक बार उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पैसा दे दिया और आपने इन बातों की तस्दीक नहीं की, जांच नहीं की, तो एक बार पैसा आपके हाथ से निकलने के बाद आपको वसूली करने में बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। किसी भी प्रॉपर्टी की जब आप खरीद कर रहे हैं तो ये 3 बातें क्लियर होगी कि कब्जा उसी मालिक का है, बेचने वाला वही व्यक्ति है, संपत्ति के दस्तावेज भी ठीक तरीके से सही हैं, और किसी भी तरह का उसमें बंटवारा, विरासत या पैतृक संपत्ति का कोई इश्यूज नहीं है। अब सामने बात आती है कि उस संपत्ति का हम पेमेंट किस प्रकार करें। तो दोस्तों, आपको किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले किसी भी तरह का कैश में किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है। प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपको एडवांस के
तौर पर जो भी पैसा देना है उसको आपको रोकड़ नहीं देना है, कैश नहीं देना है, उसको आपको बैंक किसी ट्रांजैक्शन के जरिए आप चेक से दे सकते हैं, पे ऑर्डर के जरिए दे सकते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस करवा सकते हैं, या बैंकिंग के किसी भी अन्य तरीके से अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर दे सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास एक एविडेंस रहेगा कि आपने फला व्यक्ति को फला काम के लिए इतना पैसा दिया है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अवैध कब्जे से बच सकते हैं। अवैध कब्जा अगर हो रखा है तो उसका मैंने तरीका आपको बताया कि आप उसको कोर्ट में जाकर इंजेक्शन लगाकर, यानी कि कब्जे करने वाले व्यक्ति के इंजेक्शन लगाकर एक सिविल इंजेक्शन सूट फाइल कर सकते हैं, कोर्ट केस लड़ सकते हैं, या जान पहचान के कोई पुलिस में अधिकारी हैं तो उनसे दबाव देकर उस व्यक्ति को अवैध कब्जा खाली करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले आपको जो टॉपिक मैंने बताया कि कैसे पेपर्स को चेक करना है, कैसे एडवांस के तौर पर किस प्रकार पैसा देना है, ये तमाम तरह की बातें दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में अच्छी लगी होंगी और आपको कुछ इससे सीखने को मिला होगा। तो अब आपको मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बेल आइकन बटन और हाइप का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ हमको दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।